हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम सीमेंस पीएलसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलर मींस पीएलसी के बारे में डिस्कस किया था, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, कि एग्जैक्टली पीएलसी मतलब क्या होता है, पीएलसी का यूज़ क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी कंट्रोलर जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके अलग अलग ब्रांड्स कौन से हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मोबाइल जो हमारा एक एप्लीकेशन है, जो हमारा एंड्रॉयड एक एप्लीकेशन है, लेकिन उस एंड्रॉयड को अलग अलग कंपनी ने अलग अलग वे से डेवलप किया। जैसे कि ओप्पो, लिनोवो, वीवो, ऐसे अलग अलग कंपनी ने उसे क्या किया है, डेवलप किया है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो एक ही है, एंड्रॉयड। इसी तरह पीएलसी का जो कंट्रोलर है वो एक ही है, एप्लीकेशन उसका एक ही है एज अ कंट्रोलर, लेकिन उसे अलग अलग कंपनी ने उसे अलग अलग वे से डेवलप किया, जैसे कि सीमेंस, एलन ब्रैडली, डेल्टा, मित्सुबिशी। सो इसी वजह से उसके नेम जो है वो अलग अलग नाम से डेवलप हुए, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो एक ही है। सो ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं अभी मार्केटिंग ट्रेंड अगर देखते हैं तो अराउंड 45% से ज़्यादा ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में सीमेंस पीएलसी का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हम भी यहाँ सीमेंस पीएलसी के बारे में ही पूरा यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। अब ये पीएलसी का प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से किया जाता है, ये मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में या उससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि प्रोग्राम जो कंट्रोलर है उसकी भी जनरेशन थी, ऑटोमेशन की भी जनरेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम देखते थे कि पीएलसी जो है वो बाद में डेवलप होके कंट्रोलर यहाँ पे मार्केट में आया, लेकिन उससे पहले जो भी कुछ कंट्रोलर थे, मैनुअल कंट्रोल था या न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक कंट्रोलर थे या हार्डवेयर रिलेज बेस्ड कंट्रोलर थे या इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंट्रोलर थे, तो उसके जो कुछ भी डिसएडवांटेज थे उसे ओवरकम करके हमने पीएलसी को डेवलप किया था। तो सेम हियर जो हार्डवायर लॉजिक रिलेज का जो कंट्रोल है, जिसका हमने लास्ट टाइम डिसएडवांटेज भी डिस्कस किया था, तो उसे ओवरकम करके ऑलमोस्ट हमने उसे रिप्लेस किया है बाय यूजिंग ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग। अब ये पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ऑलमोस्ट जो भी कुछ टेक्नीशियंस है या इलेक्ट्रिशियंस है या इंजीनियर्स है, उनको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो मार्केट में पूरी प्रोग्रामिंग है वो पूरी वैसे पीएलसी बेस्ड ही पूरी डेवलप हो रही है। तो हमें इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है। तो ये कैसे वर्क करना है, तो यहाँ पे मैं आपको आज सीमेंस पीएलसी सिखाने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कल बताया था कि पीएलसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब यहाँ पे जब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने वाली है पीएलसी के, तब आपको पहले उसका हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, एनालॉग, डिजिटल, ये जो सब है उसे कॉन्फ़िगर करने पड़ते। तो उस टाइम आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहले मैं आपको यहाँ पे पीएलसी, सीमेंस पीएलसी की जो सीरीज है, जो हम 300 S7 300 सीरीज जो यूज करने वाले, उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखता है, यहाँ पे आप अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको मॉड्यूल दिखता है जो कि पीएलसी S7 300 का ये मॉड्यूल है, सीमेंस पीएलसी का मॉड्यूल है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो ये फर्स्ट स्लॉट है, यहाँ पे पीएस का स्लॉट है। पीएस मतलब हमारा पावर सप्लाई, जो कि हम सीमेंस पीएलसी S7 300 के मॉड्यूल के लिए जो भी हम पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं, उस स्लॉट फर्स्ट में हम यहाँ पे पावर सप्लाई सेट करने वाले हैं, जो कि हमारा अराउंड 24 डीसी इतना सप्लाई यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो यहाँ पे इस टर्मिनल के ऊपर दो कॉन्टेक्ट्स लगे रहते हैं, जो कि L से एक लोकेट रहता है एंड एक M से लोकेट रहता है। L फेज मतलब आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहता है एंड M फेज मतलब आपका नेगेटिव टर्मिनल रहता है। जब आप हार्डवेयर देखोगे तो आपको हार्डवेयर पे वहां पे ये आपको वैसे टर्मिनल्स मिलेंगे। तो आपका ऑलवेज सीमेंस पीएलसी S7 300 की सीरीज का हार्डवेयर जो है तो फर्स्ट स्लॉट हमेशा आपका पावर सप्लाई का ही रहेगा। नेक्स्ट स्लॉट जो है आपका, सेकंड स्लॉट जो है वो पूरा आपका सीपीयू है। हमने पीएलसी के सीपीयू के बारे में कल ही डिस्कशन किया है। सीपीयू के अंदर जो भी कुछ इंटरफेसिंग रहती है, ये पूरा सीपीयू जो है, क्योंकि सीपीयू इज द कंट्रोलर, क्योंकि पूरे पीएलसी का ब्रेन हम कह सकते हैं, दैट इज द कंट्रोलर जो है, हम इस सेकंड स्लॉट में उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये है हमारा सीपीयू। नेक्स्ट वन है हमारा थर्ड स्लॉट जो है, ये यहाँ पे आपको आईएम्स मिलेंगे। आईएम्स मतलब आपके इंटरफेस मॉड्यूल्स। इंटरफेस मॉड्यूल ऑलवेज आपका हार्डवेयर के थर्ड नंबर के स्लॉट में यहाँ पे सेट किया जाता है। ये जो है आपके
दो या दो से ज्यादा जो रैक्स रहते हैं उसे कनेक्ट करने के लिए ये आपके इंटरफेस मॉड्यूल जो है वो यूज किए जाते हैं। अब ऑलमोस्ट इंटरफेस मॉड्यूल 365 इज यूज्ड टू कनेक्ट अप टू 2 रैक्स, क्योंकि जो IM365 जो मॉड्यूल है आपके 2 रैक्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। IM360 एंड IM361 इज यूज्ड टू कनेक्ट अप टू मोर देन 2 racks, and 360 are used to main rack and IM361 are used for the sub racks। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी कुछ रैक है IM365 इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 racks एंड 361 एंड 360 जो है वो मोर देन 2 racks को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। IM360 जो है वो मेन रैक रहता है, IM361 जो है वो आपका सब रैक्स रहते हैं। ये है आपके इंटरफेस मॉड्यूल्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको एसेंस देखने को मिलते हैं। एसेंस मतलब आपके सिग्नल मॉड्यूल्स है। अब यहाँ पे सिग्नल्स मॉड्यूल जो है वो अलग अलग है। सिग्नल मॉड्यूल्स डिजिटल इनपुट वाले है, सिग्नल मॉड्यूल डिजिटल आउटपुट वाले भी है, सिग्नल मॉड्यूल यहाँ पे एनालॉग इनपुट वाले भी है, सिग्नल मॉड्यूल जो है आपके एनालॉग आउटपुट वाले भी है। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स मॉड्यूल्स है जो कि आपके आईओ मॉड्यूल्स भी यहाँ पे उसे कहा जाता है। सिग्नल मॉड्यूल्स को आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल भी कहा जाता है। दैट इज द सिंकिंग एंड सोर्सिंग। सिंकिंग एंड सोर्सिंग मतलब ही आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, या आप उसे सिग्नल मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, या सिंकिंग एंड सोर्सिंग मॉड्यूल्स भी आप कह सकते हैं। अब ये जो मॉड्यूल्स है आपके सिग्नल मॉड्यूल्स जो स्लॉट नंबर 4 टू स्लॉट नंबर 32 इतने स्लॉट तक आप सिग्नल मॉड्यूल्स को सेट कर सकते हैं। स्लॉट नंबर 4 टू स्लॉट नंबर 32 इतने स्लॉट्स में आप ये सिग्नल्स मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फिर आपका सीपी। सीपी मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेसर। कम्युनिकेशन प्रोसेसर जो है, जैसे कि मैंने कल बताया कि किसी भी सिस्टम को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उसके अंदर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होने चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जो कि स्लॉट नंबर 4 टू स्लॉट नंबर 32 को कनेक्ट करने के लिए या अनदर मॉड्यूल को आपको कनेक्ट करने के लिए ये कम्युनिकेशन प्रोसेसर यूज किया जाता है। लाइक जैसे कि प्रिंटर है, फ्लेक्स है, एक्सेट्रा, इसको कनेक्ट करने के लिए ये कम्युनिकेशन प्रोसेसर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग आप वैसे कनेक्ट कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस कर सकते हो, दैट इज द पीपीआई इंटरफेस भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट प्रोफिबस से भी, प्रोफिबस मतलब प्रोसेस फील्ड बस भी आप उसे कह सकते हैं, या इंडस्ट्रियल इथरनेट से यूज कर सकते हैं, नहीं तो एमपीआई से भी कर सकते हैं। एमपीआई मतलब मल्टी पॉइंट इंटरफेस, इससे भी आप क्या कर सकते हो, उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे है एफएम। एफएम मतलब फंक्शनल मॉड्यूल। फंक्शनल मॉड्यूल जो है आपका पीआईडी कंट्रोलर जो है, पीआईडी फ्रॉम स्लॉट नंबर 4 टू 32 स्लॉट तक जितने भी रहते हैं उसे कनेक्ट करने के लिए ये फंक्शन मॉड्यूल्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। फंक्शन मॉड्यूल जो है आपकी काउंटिंग, पोजिशनिंग, क्लोज लूप कंट्रोल, ये जो है उसका कंट्रोल जो है वो फंक्शन मॉड्यूल के थ्रू किया जाता है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग स्लॉट बताया, आपको मैंने इंटरफेस मॉड्यूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि जहाँ पे अलग अलग रैक्स रहते हैं, जो कि आपका IM360 जो है वो मेन रैक है एंड IM361 जो है आपका सब रैक है। तो ये रैक मतलब क्या रहता है, तो रैक इज द बेस प्लेट और माउंटिंग प्लेट ऑफ ऑल मॉड्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज द रेल इन द सीमेंस पीएलसी, जो कि अलग अलग उसे सेपरेशन करने के लिए एंड वो फेस प्लेट को मतलब कनेक्ट करने के लिए जो है वो आपको यूज किया जाता है। तो उसे रैक कहते हैं। आप उसे रैक भी रेल भी कह सकते हैं, नहीं तो उसे यूनिवर्सल रैक भी कह सकते हैं। तो उसका शॉर्ट नेम एज ए रैक है, लेकिन उसे यूनिवर्सल रैक भी कह सकते हैं, और जो कनेक्शन है उसे आप रेल कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस पीएलसी में, सीमेंस पीएलसी में यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक यूज किए हैं, जैसे कि ओबी है। जब आप सॉफ्टवेयर पे आप ओपन करोगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर आप वर्किंग करते हो, तो वहाँ पे आपको अलग अलग ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि वहाँ पे जब आपको ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि किसे क्या वो कहते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको इससे पहले आपको उस ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक है, जैसे कि ओबी ब्लॉक है। ओबी ब्लॉक मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक, जो OB1 इस नाम से वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो OB1 जो है आपका मतलब यूजर का जो प्रोग्राम है वहां पे एक फाइल एज ए यूज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट ब्लॉक रहता है वहां पे एक फंक्शन ब्लॉक, जो कि एक सब रूटीन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एंड सेकंड वन एक रहता है FB एंड DB, डेटा ब्लॉक एंड फंक्शनल ब्लॉक। अब इसमें भी डेटा ब्लॉक में भी 2 टाइप के ब्लॉक्स रहते हैं, शेयर्ड डेटा ब्लॉक एंड सेकंड वन रहता है आपका इंटरफेस डेटा ब्लॉक।
फिर रहते हैं सिस्टम फंक्शन ब्लॉक भी रहते हैं, सिस्टम फंक्शनल एसएफसी भी रहते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स का यूज करके भी हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये सब आपका हार्डवेयर यहाँ पे इंक्लूड करता है। आपका पावर सप्लाई, फर्स्ट स्लॉट में आपका पावर सप्लाई रहेगा, सेकेंड स्लॉट में आपका सीपीयू दैट इज द कंट्रोलर रहेगा, थर्ड स्लॉट में आपके इंटरफेस मॉड्यूल्स रहेंगे, एंड उसके बाद जो फोर्थ स्लॉट से अराउंड 32 स्लॉट तक आप ऑलमोस्ट आपके सिग्नल मॉड्यूल्स आप दे सकते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कह सकते हैं, या उसे सिंकिंग एंड सोर्सिंग अप मॉड्यूल्स वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीमेंस पीएलसी। अब इस सीमेंस पीएलसी तो हमने हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन किया, तो उसके अंदर हम जो पीएलसी यूज करने वाले, जहाँ पे मैंने आपको सेकंड स्लॉट में यहाँ पे सीपीयू बताया, तो सीपीयू मतलब हमारा कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर में भी यहाँ पे अलग अलग सीरीज है। तो ये सीरीज कैसे है, तो सीमेंस पीएलसी जो है ऑलमोस्ट एक जर्मनी में या यूरोप में जो कंपनी थी उसने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बेस पे ये कंपनी स्टार्ट की थी ऑटोमेशन में। तो अब ये सीमेंस पीएलसी जो है यहाँ पे स्टेप 5 एंड स्टेप 7 इस दो सेक्शन में डिवाइड होता है। तो अब ये स्टेप 7 एंड स्टेप 5 मतलब क्या है? स्टेप 5 सीमेंस पीएलसी जो है वो पूरा डॉस बेस्ड पीएलसी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेस्ड पीएलसी है, एंड स्टेप 7 जो है वो पूरा आपका विंडो बेस्ड पीएलसी है। अब इस विंडो बेस्ड पीएलसी में एंड डॉस बेस्ड पीएलसी में अलग अलग सीरीज आते हैं, जैसे कि स्टेप 5 में S5 का सीरीज है एंड स्टेप 7 में S7 की सीरीज है। अब S5 में भी अलग अलग उसके मॉड्यूल्स है, अलग अलग सीरीज है, जैसे कि 95U है, 99U है, 100U है, अब टू 155 यूनिट्स तक उसकी सीरीज है। उसी तरह यहाँ पे S7 में भी अलग अलग सीरीज है, S7 200, S7 300, S7 400, S7 1200, S7 1500, ये अलग अलग सीरीज है। और उस अलग अलग सीरीज में अलग अलग यहाँ पे मॉड्यूल्स दिए, जैसे कि मॉड्यूल्स मतलब उसके सीपीयूज के सीरीज रहते हैं। जैसे कि अब S7 300 है, तो S7 300 में सीपीयू 312, 312C, 312 3C, सीपीयू 314 2DP, सीपीयू 314 IFM, सीपीयू 319, ऐसे अलग अलग यहाँ पे सीरीज दिए हुए रहते हैं। ये जो है वो पूरा सिमेटिक मैनेजर, मतलब आपका जो S7 विंडो बेस्ड पीएलसी है, तो उसके S7 300 के ये पूरे यहाँ पे सीरीज है। तो इसके लिए हम अलग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। सीमेंस के लिए सिमेटिक मैनेजर S7 नाम से भी एक सॉफ्टवेयर रहता है। नहीं तो जो भी कुछ मैंने अभी सीमेंस के बारे में बताया, स्टेप 7 एंड स्टेप 5 मतलब डॉस बेस्ड पीएलसी एंड विंडो बेस्ड पीएलसी, तो इस सबको कॉन्फ़िगरेशन एक ही सॉफ्टवेयर में किया है, दैट इज द TIA पोर्टल। TIA पोर्टल मीन्स टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, जो कि MPI, प्रोफिबस, इथरनेट इससे कॉन्फ़िगर किया रहता है, इससे कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो है उसके लिए ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर है, जो कि हम आगे चल के उसी सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं, दैट इज द TIA पोर्टल V13, उसका एक वर्जन है। एंड जो स्टेप डॉस 7 जो थी, मतलब स्टेप 5 डॉस बेस्ड पीएलसी जो था, उसके लिए अगर आपको सेपरेट पीएलसी यूज करना है तो उसके लिए आप माइक्रोविन 32 ये भी एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज करके भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें अलग अलग ड्राइवर्स है, जैसे कि PPI है, तो इसका यूज करके भी आप माइक्रोविन 32 में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम S7 300 उसकी जो सीरीज है वो 313C जो ये सीरीज है हम उसका यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो पावर सप्लाई रहता है वो अराउंड 24 वोल्ट DC का पावर सप्लाई हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग सिग्नल मॉड्यूल्स है, जैसे कि मैंने स्लॉट नंबर 4 से अराउंड स्लॉट नंबर 32 तक अलग अलग सिग्नल मॉड्यूल्स आपको बताए थे। तो वहाँ पे ये डिजिटल इनपुट आउटपुट्स का अप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल इनपुट्स अराउंड आपको 24 दिए गए एंड डिजिटल आउटपुट जो है वो 16 दिए गए, एंड एनालॉग इनपुट यहाँ पे 5 है एंड एनालॉग आउटपुट जो है आपके 2 है। तो इतना आप कॉन्फ़िगरेशन इस सीमेंस PLC 300 के सीरीज में आप कर सकते हैं। इसके लिए एक्सटर्नल मेमोरी है जो है अराउंड आपकी 64 KB की है। एंड कम्युनिकेशन पोर्टल जो है, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए मैंने अलग अलग प्रोटोकॉल बताए, तो यहाँ पे हम MPI यूज करने वाले। MPI दैट इज द मल्टी पॉइंट इंटरफेस। एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है, सीरीज के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन हम यहाँ पे MPI यूज करने वाले। आप दूसरी सीरीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इथरनेट है, प्रोफिबस है, PPI है। तो ये अलग अलग आप प्रोटोकॉल्स या अलग अलग कम्युनिकेशन पोर्ट्स यूज कर सकते हैं। तो ये है आपके PLC सीमेंस 300 और S7 300 की सीरीज के बारे में।
तो इसके बारे में हम यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो आगे चल के जब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने वाले तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ये यूजफुल रहेगी कि एग्जैक्टली कौन सा स्लॉट है, कौन से स्लॉट में क्या दिया जाता है, उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, उसमें कितने स्लॉट्स रहते हैं, उसमें कितने रैक्स रहते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है जो आगे चल के आपको सॉफ्टवेयर पे काम करने में वो आसान जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने सीखा कि बाबा हाँ पीएलसी तो यूज़ करना है, उसमें सीरीज जो है S7-300 की सीरीज हम यूज़ करने वाले हैं। तो S7-300 सीरीज में और अलग अलग, अब इसमें प्रोग्राम जो हम करने वाले तो उसमें भी एक लैंग्वेजेस रहती है। जब तक हमें कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं समझ में आती तब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या किसी अदर को हम जो कमांड देने वाले हो वो समझ में नहीं आती। तो सेम हियर यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो करने वाले हैं तो इसमें भी उसकी अलग अलग लैंग्वेजेस रहती है, जैसे कि लैडर डायग्राम रहते हैं, स्ट्रक्चर टेक्स्ट लिस्ट रहते हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट है, कंटिन्यूअस फ्लो चार्ट है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट है। तो यहाँ पे हम पूरा सीमेंस PLC 300 जो है S7-300 वो पूरे लैडर डायग्राम का यूज करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लैडर लॉजिक एग्जैक्टली क्या रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको रैक के बारे में बताया। तो रैक में रहता है कि रैक इज द बेस प्लेट और माउंटिंग प्लेट ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स, जो कि उसे हम सीमेंस में रेल कहते हैं, या यूनिवर्सल रैक भी कह सकते हैं, या उसे शॉर्ट नेम में हम रैक कहते हैं। तो ये जो रैक्स है तो लैडर लॉजिक में उसे लैडर लॉजिक में रेल कैसे दिखाई देते हैं ये आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो भी हम लैडर लॉजिक यूज करने वाले तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसके भी कुछ रूल्स है जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये रूल्स क्या है कि एग्जैक्टली हमें लैडर लॉजिक तो करना है लेकिन कैसे उसे यूज करना है, उसके क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई देती है, ये वर्टिकल लाइंस यहाँ पे उसके स्टार्ट में भी दिखाई देती है एंड एंड में भी दिखाई देती है। ये जो लाइंस है इसे रेल कहते हैं, जो भी मैंने बताया तो उसे ये रेल कहते हैं। एंड ये जो है आपका जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिखता है वो है आपका लैडर लॉजिक। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इनपुट्स एंड अलग अलग आउटपुट्स दिए हैं। अब ये इनपुट्स क्या रहते हैं एंड आउटपुट्स क्या रहते हैं ये आपको मैं पहले बता देती हूँ। ये जो है लैडर लॉजिक एग्जीक्यूशन करना है तो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स मतलब अलग अलग सिंबल्स का यूज करके हम लैडर लॉजिक को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट स्विच रहते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो डायग्राम दिखाई दे रही है वो है आपकी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट स्विच। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट स्विच। यहाँ पे है आउटपुट। किसी भी इनपुट या किसी भी आउटपुट को अगर आपको शो करना है तो ये 3 सिंबल से आप शो कर सकते हैं। अगर आपका NO स्विच है तो आप इस सिंबल से आप उसे शो कर सकते हैं। अगर आपका NC है तो आप इसे नॉर्मली क्लोज इस कॉन्टेक्ट से सेट कर सकते हैं। एंड ये है आपका आउटपुट। कौन सा भी अगर आपका आउटपुट है, डिजिटल आउटपुट है जो कि आपका लाइट है, लैंप है, फैन है, मोटर है, सोलेनोइड वॉल्व है, एनी आउटपुट जो है आप इस सिंबल से यहाँ पे दिखा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रूल बताने वाली हूँ। तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं डूज एंड डोंट का भी मैंने यहाँ पे बायफॉरगेट करके आपको यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ये स्टार्ट का कॉन्टेक्ट दिया है, मतलब यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट। आप यहाँ पे पूरी प्रोग्रामिंग समझने का ट्राई मत कीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रूल्स बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली रूल्स में हम प्रोग्राम कैसे करते हैं। सिर्फ आप प्रोग्रामिंग के रूल्स यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कैसे लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे आप मत सोचिए क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम इसके ऊपर आगे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में काम करने वाले। तब आपको ये NO क्या रहता है, NC क्या रहता है, ये आपको वहाँ पे इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जो है, प्रोग्राम की लैडर लॉजिक का जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हम कैसे उसे डिजाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिर्फ उतना डिस्कस कीजिए। तो मेरा फर्स्ट रूल है कि कभी भी इनपुट जो है, यहाँ पे इनपुट जो है मतलब इनपुट मतलब आपका NO स्विच तो रहेगा, नहीं तो NC स्विच रहेगा। तो कभी भी आपको एक याद रखना है कि लैडर लॉजिक के रेल के लेफ्ट साइड को ही आपके इनपुट्स होने चाहिए एंड राइट साइड को ही आपके आउटपुट्स होने चाहिए। आप इनपुट राइट साइड को नहीं लगा सकते या आउटपुट जो है आप लेफ्ट साइड को नहीं लगा सकते। ये आपका पहला रूल है। अब ये फर्स्ट रूल देखिए, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट लेफ्ट साइड को लगाए तो ये आपका वैलिड नहीं रहता, तो आपको लेफ्ट साइड को ही ऑलवेज इनपुट देने पड़ते हैं, राइट साइड को ही आपको आउटपुट्स लगाने चाहिए। सेकेंड रूल है मेरा, इनपुट जो है आपको
आप इनपुट जो है आप सीरीज में भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है आप ऑलवेज पैरेलल में ही कनेक्ट करने पड़ते हैं। आप सीरीज में आउटपुट यूज कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा याद रखना है इनपुट्स आप सीरीज में या पैरेलल दोनों में भी कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों में भी आप उसे डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो ऑलवेज आपको पैरेलल में ही यूज करने, वो आप सीरीज में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है हम यहाँ पे जो है इनपुट जो है आप सीरीज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है मेरे सीरीज में बताए। एंड नेक्स्ट वन है आउटपुट का टैग, जो इनपुट का टैग जो है आप आउटपुट को नहीं दे सकते हैं, आउटपुट का टैग जो है आप इनपुट को दे सकते हैं। कभी भी आप इनपुट का जो टैग है मतलब i0.0 या i0.1 जो है वो आउटपुट को आप कभी भी नहीं दे सकते, लेकिन आउटपुट का टैग एज ए इनपुट एड्रेस कह के आप आउटपुट का एड्रेस इनपुट को दे सकते हैं। एक आपका थर्ड रूल है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रूल, इनपुट जो है आपको रेल के लेफ्ट साइड में यूज करने हैं, आउटपुट जो है आपके रेल के राइट साइड में यूज करने हैं। इनपुट्स आप सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है आपको ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करने होते हैं, सीरीज में आप कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड रूल, इनपुट का एड्रेस आप आउटपुट को नहीं दे सकते, लेकिन आउटपुट का एड्रेस आप इनपुट को एज ए इनपुट कह के दे सकते हैं। तो आपको ये तीन रूल हमेशा लैडर लॉजिक करते हुए आपको ये याद रखने हैं, तभी आपका लैडर लॉजिक वैलिड रहेगा एंड वो अच्छी तरह से प्रोग्राम को रन हो पाएगा या एग्जीक्यूट कर पाएगा। सो आपको ये तीन रूल्स के ऊपर हमेशा ध्यान देना है, उसका यूज करके ही हम आप लैडर लॉजिक को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है लैडर लॉजिक का मैंने डिजाइन बताया। अब उसके लिए कुछ फॉर्मेट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि आप लैडर लॉजिक में यहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे i0.0 या q0.0 आपको ऐसे यहाँ पे एड्रेस रहता है। एड्रेस मतलब क्या रहता है, जैसे कि नेमिंग, जैसे कि आपको आपका नाम है, मेरा नाम है, तो हम वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उसका हमें नेमिंग पता है, उसका एड्रेसिंग पता है, तो उस हिसाब से हम उसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो कम्युनिकेशन होने के लिए यहाँ पे उसको नाम दिया है, मतलब एड्रेस दिया है। तो एड्रेस का यहाँ पे एक फॉर्मेट है कि बाबा एड्रेस कैसे देना है। अगर आपकी इनपुट्स है तो इनपुट्स को क्या एड्रेस देना है, एंड आउटपुट है तो उसे आउटपुट को क्या एड्रेस देना है। उसे आप एड्रेस भी कह सकते हैं, नहीं तो उसे आप टैग भी कह सकते हैं। तो अब एड्रेस कैसे देना है, तो एड्रेस का यहाँ पे एक फॉर्मेट है, फाइल टाइप बाइट नंबर डॉट बिट नंबर। एक फाइल टाइप क्या रहता है, अगर आप इनपुट को एड्रेस दे रहे हैं तो आपका फाइल टाइप रहेगा i, एंड अगर आप आउटपुट को एड्रेस दे रहे हैं तो आपका फाइल टाइप रहेगा q। तो ये है आपका फाइल टाइप। नेक्स्ट वन है आपका बाइट नंबर। बाइट नंबर मतलब क्या है, एक बाइट में आपके ऑलमोस्ट 8 बिट्स रहते हैं, 0 to 7 इतने बिट्स रहते हैं, मतलब एक बाइट अराउंड 8 बिट्स को कंज्यूम करते हैं। तो बाइट नंबर मतलब क्या है, बाइट अगर सपोज मानो मैंने 1 बाइट लिया है या 0 बाइट लिया है, 0 बाइट में ऑलमोस्ट आपके 8 बिट्स रहते हैं, मतलब 0 to 7। तो आपके टैग्स आएंगे, फाइल टाइप आपका i, बाइट नंबर 0 लिया मैंने, ये आपका डॉट का फॉर्मेट, एंड प्लस आगे का जो 0 है वो आप 0 to 7 तक दे सकते हैं, मतलब i0.0, i0.1, i0.2, i0.3, i0.4, i0.5, i0.6 एंड i0.7। लेकिन i0.8 नहीं दे सकते क्योंकि एक बाइट में कितने बिट्स रहते, ऑलमोस्ट सिर्फ 8 बिट्स रहते। अगर आपको उससे आगे का देना है नंबर या उसके आगे आपको बिट नंबर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइट नंबर चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि i0 पहले हमने बाइट नंबर यूज किया था, अब आपको बाइट नंबर चेंज करना पड़ेगा, मतलब दैट इज 1, मतलब i1.0, i1.1, मतलब अगेन आप 1 पॉइंट से 0 to 7 तक आप बाइट दे सकते हो, मतलब i1.0 to i1.7। उसके आगे जाना है तो अगेन बाइट नंबर आप चेंज करोगे, i2.0 to 2.7। सेम उसी तरह यहाँ पे आपको आउटपुट को भी टैग देना है, आउटपुट का भी टैग सेम, यहाँ पे बाइट नंबर सेम रहेगा, बिट नंबर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे फाइल टाइप चेंज होगा, फाइल टाइप दैट इज द क्यू। अगर आपका आउटपुट है तो आपको यहाँ पे क्यू यूज करना है। सेम आउटपुट को भी आप वही एड्रेस दे सकते हैं उसी फॉर्मेट में, q 0.0, 0 भी आपका बाइट नंबर रहेगा एंड आगे का 0 जो आपका बिट नंबर है, इसी में आपका बिट नंबर रहता है। अप टू 0 to 7 तक आप क्या कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। अगेन आपको 7 से ज्यादा अगर आपको आउटपुट देना है तो आप बाइट नंबर को चेंज कर सकते हो, दैट इज द q 1.0 to 1.7।
ऐसे आप ऑनवर्ड्स दे सकते हैं। अब ये टैग आप कितने दे सकते हैं, अराउंड अगर हम सीमेंस PLC 300 की सीरीज यूज कर रहे हैं तो आप 124 तक आप ये यूज कर सकते हैं, मतलब I124.0 टू I124.7 तक आप टैग उसके यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग सीरीज के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन हम सीमेंस 300 की जो सीरीज यूज कर रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको ये नंबर बता रही हूँ। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि आज हमने PLC क्या रहता है, PLC के स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसके कौन कौन से कम्युनिकेशन पोर्टल है, एंड उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करके। मतलब जो हम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं लैडर लॉजिक, तो लैडर लॉजिक को कैसे हम डिज़ाइन कर पाते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं जिसका यूज़ हम लैडर लॉजिक के लिए कर सकते हैं, एंड उसको जो हम टैग देने वाले इनपुट्स एंड आउटपुट्स उसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा समझ में आया तो एक बार इसका स्टडी कीजिए, एंड आगे चल के हम कल से सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम करने वाले हैं, क्योंकि आज तक हमने पूरा हार्डवेयर का देखा है। हार्डवेयर अगर आपको समझ में आता है तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर उस हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर इजीली कर पाएंगे, एंड उसका डिजाइन हम प्रॉपरली करके सॉफ्टवेयर में उस प्रोग्राम को हम रन कर पाएंगे। तो कल की वीडियो में जो है वो पूरा हम सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग यहाँ पे हम डिजाइन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।